हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह जहां जाने के तो कई रास्ते हैं पर वापस जिंदा आने का नहीं। ऐसा ही एक हादसा फ्लाइट 19 के साथ हुआ था। 5 फाइटर प्लेन्स बरमूडा ट्रायंगल के अंदर दाखिल तो हो गए पर अफसोस वो जिंदा वापस आ ना सके। न किसी की लाश मिली और न ही प्लेन का कोई मलबा। सब कुछ ऐसे गायब हो गया मानो समुद्र में कोई सबूतों को मिटा रहा हो ताकि उसका राज लोगों के सामने ना आ सके। पर कहते हैं ना कि हर कहानी का अंत जरूर होता है। घटना के लगभग 70 साल बाद फ्लाइट 19 के केस को आखिरकार सॉल्व कर लिया गया। पर आज भी ये कहानी जब याद आती है तो रूह कांप जाती है। Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. 5 दिसंबर 1945 फ्लाइट 19 जो कि 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स का एक ग्रुप था, जहां नए पायलट्स को नेविगेशन और कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कराया जाता था। इस ट्रेनिंग फ्लाइट के लीडर यूएस नेवी के एक पायलट कैरोल टायलर थे। इनके पास 2500 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वहीं स्टूडेंट्स के पास सिर्फ 60 घंटों का एक्सपीरियंस था, जो कि एवेंजर जैसे छोटे प्लेन्स को उड़ाने के लिए काफी था। 5 दिसंबर 1945 को सभी पांचों प्लेन्स ने NAS लाउडरडेल से उड़ान भरा। सभी प्लेन्स के फ्यूल टैंक को फुल कर दिया गया था। मौसम भी काफी साफ दिखाई दे रहा था। प्लान के अनुसार सभी प्लेन्स को रास्ते में ही बहामास आइलैंड के पास बॉम्ब गिराकर 140 किलोमीटर आगे की ओर फ्लाई करना था। इसके बाद लेफ्ट की ओर मुड़ जाना था। यहाँ पर फ्लाई करते हुए इन आइलैंड को क्रॉस करना था। इसके बाद फिर से लेफ्ट की ओर मुड़कर वापस उसी एयरपोर्ट पर लैंड कर जाना था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। सभी प्लेन्स ने सही से बॉम्ब ड्रॉप किया और आगे की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक मौसम खराब होने लगा, विजिबिलिटी भी कम होने लगी। नेवल एयर स्टेशन का कंट्रोलर लगातार कैप्टन के कांटेक्ट में था, पर अचानक हुए मौसम के खराबी के कारण सभी पायलट्स पैनिक होने लगे थे। फाइनली लीडर ने यह डिसीजन लिया कि वो फ्लाइट को रद्द करेंगे और आगे जाकर मुड़ने के बजाय वो अभी इसी वक्त प्लेन के डायरेक्शन को बदल देंगे। अब मौसम और भी खराब होने लगा। पायलट अब उस आइलैंड को देख भी नहीं पा रहा था जिसके ऊपर से होकर उन्हें फ्लाई करना था। तभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि हम किस डायरेक्शन में हैं? मेरा कंपास काम नहीं कर रहा। अब सबने अपने अपने कंपास पर नजर डाला और पाया कि किसी का भी कंपास काम नहीं कर रहा। हर प्लेन में 3 कंपास मौजूद था, पर सारे के सारे कंपास एक जैसा ही रीडिंग शो कर रहा था। सारे के सारे कंपास रॉन्ग डायरेक्शन बताने लगा था। एक प्लेन में 3 कंपास था, यानी कि कुल 15 कंपास मौजूद था सारे प्लेन्स में। इन सारी घटनाओं को देखकर सारे पायलट्स पैनिक होने लगे थे। फ्लाइट 19 के लीडर ने कहा कि मैं फ्लोरिडा का डायरेक्शन पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ भी पता नहीं चल पा रहा कि वो किस डायरेक्शन में है। अब सारे के सारे प्लेन्स खो चुके थे, लेकिन अब भी फ्लाइट 19 एयरबेस के कंट्रोलर के संपर्क में ही थे। कंट्रोलर ने पूछा कि आपके प्लेन में IFF ट्रांसमीटर लगा हुआ है या नहीं। लीडर अब इतना पैनिक हो चुका था कि वो फ्लाइट कंट्रोलर को भी इग्नोर करने लगा। फ्लाइट 19 के टेक ऑफ किए हुए 3 घंटे होने वाला था और ज्यादा से ज्यादा अब ये प्लेन्स 1 से 2 घंटे तक फ्लाई कर सकता था, यानी कि अब उनके पास समय बेहद कम था। कंट्रोलर ने 3 बार IFF ट्रांसमीटर के बारे में पूछा, लेकिन हर बार उन्हें इग्नोरेंस ही मिला। फाइनली लगभग 1 घंटे के बाद एक एक करके सारे प्लेन्स में फ्यूल खत्म होता गया और सभी प्लेन्स देखते ही देखते समुद्र में क्रैश हो गया। कंट्रोलर को ठीक से ये भी नहीं पता चल पाया कि सारे प्लेन्स आखिर कहां पर क्रैश हुआ। शाम के 6 बजे एक रेस्क्यू टीम भेजा गया फ्लाइट 19 को खोजने के लिए, लेकिन ये प्लेन भी वापस लौट के नहीं आया। उड़ान के कुछ मिनट्स बाद ये प्लेन ब्लास्ट हो गया। इसके बाद भी कई सालों तक फ्लाइट 19 को खोजा गया, पर अफसोस कुछ भी पता नहीं चल पाया। 1945 के दौर में हम टेक्निकली उतने एडवांस भी नहीं थे कि समुद्र के चप्पा चप्पा छान मार के फ्लाइट 19 को खोज निकाले। इसीलिए कुछ सालों बाद इस केस को बंद कर दिया गया। कोई भी सबूत ना मिलने के कारण फ्लाइट 19 से जुड़ी कई सारी अफवाहें उड़ने लगी। कई सारे पॉसिबिलिटीज का दावा भी किया गया कि ये प्लेन यहाँ पर हो सकता है।
पर वो सारी बातें किताबों के अंदर ही सिमट के रह गई और फ्लाइट 19 हमेशा हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन के रह गया। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे थे कि इन प्लेन्स को एलियंस उठा के ले गए, पर कहते हैं ना कि हर कहानी का अंत जरूर होता है। इस घटना के लगभग 70 साल बाद ग्रेम वॉकिस नाम के एक शख्स पेशे से एक इंजीनियर थे और सबमरीन्स को डिजाइन किया करते थे। इन सबमरीन्स का इस्तेमाल वो समुद्र के अंदर दबे खजाने को ढूंढने के लिए किया करते थे। 1991 में ऐसे ही एक मिशन के दौरान कुछ प्लेन्स का मलबा मिला। उन्होंने ये दावा किया कि ये फ्लाइट 19 ही था, पर इतने सालों बाद इस केस से सबका इंटरेस्ट उठ चुका था। फिर से इस केस के इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट को काफी खर्च करना पड़ सकता था, इसीलिए इस घटना को भूल जाना ही सबने ठीक समझा। 1945 में इस प्लेन क्रैश के दौरान जिन्होंने भी अपने रिलेटिव्स को खोया था, शायद वो भी अब जिंदा नहीं बचे थे। इन्वेस्टिगेशन की मांग रखने वाला अब कोई भी बचा नहीं था। फाइनली 12 साल बाद यानी कि 2004 में फिर से एक प्राइवेट टीम का गठन किया गया और उसी लोकेशन में दोबारा आधुनिक रोबोट्स और हाई क्वालिटी कैमरास के साथ फ्लाइट 19 को खोजने के लिए समुद्र की गहराई में गोता लगाया गया। कई घंटों के खोजबीन के बाद एक एक करके सारे एवेंजर प्लेन्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया। 70 साल बाद भी पायलट्स की लाशें अब भी कॉकपिट में कैद था। बस समय के साथ साथ उनके शरीर अब कंकाल में बदल चुका था। किसे पता था कि जो प्लेन वो उड़ाने जा रहे थे वही उसके लिए कब्र बन जाएगा। फ्लाइट 19 की कहानी, उनकी यादें फिर से लोगों के दिलों में जिंदा हो गई। पर फ्लाइट 19 को खोज निकालने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि उसकी मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाएगी। हाँ, ये बात और है कि उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जिन्हें ये लगता था कि फ्लाइट 19 को एलियंस उठा के ले गए। यहाँ पर हम कुछ घटनाओं को पॉइंट आउट करके ये पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या हुआ हो सकता है। 1945 के दौर में नेविगेशन सिस्टम उतना एडवांस नहीं था। उस दौर में शिप्स में जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता था उन्हें कॉपी करके प्लेन में इंस्टॉल कर दिया जाता था। ऐसे बहुत से टेक्नोलॉजी और भी है जिन्हें शिप से कॉपी किया गया है। इसीलिए 1940 के दशक में नेविगेशन सिस्टम पर कम फोकस किया जाता था और पायलट्स ज्यादातर अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर अपने लोकेशन का अंदाजा लगा लेते थे और कंपास की मदद से वो अपने हेडिंग का पता लगा लेते थे कि उन्हें किस ओर मुड़ना है। और मुझे लगता है शायद इसीलिए फ्लाइट 19 के लीडर ने एक ट्रायंगुलर पाथ में फ्लाई करने का प्लान बनाया था। सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर लिया गया था। यहाँ से उड़ान भरना है, इस आइलैंड के पास बॉम्ब गिराना है और कुछ किलोमीटर आगे जाके 346 डिग्री के हेडिंग में लेफ्ट की ओर मुड़ जाना है। इसके बाद इस आइलैंड को क्रॉस करके फिर से लेफ्ट की ओर मुड़कर वापस अपने एयरपोर्ट में चले जाना है। यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो इस फ्लाइट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक कंपास की जरूरत थी ताकि वो सही डायरेक्शन में मुड़ सके। बाकी वो इन आइलैंड को देखकर आसानी से फ्लाई कर सकते थे। लेकिन बॉम्ब गिराने के बाद सब कुछ बदल गया। अचानक से मौसम खराब हो गया और खराब मौसम में आइलैंड को देख पाना पॉसिबल नहीं था। जब हमारे चारों ओर पानी ही पानी हो, सूरज भी ठीक से दिखाई न दे रहा हो, तो ऐसे में दिशा का भ्रम होना तो तय है। खासकर तब जब 80 साल पुराने नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल आप कर रहे हो। अगर हम मैप में गौर करें तो यहाँ पर दो टापू लगभग एक ही जैसा दिखाई देता है। हो सकता है फ्लाइट 19 इस टापू से क्रॉस होने के बजाय वो इस टापू से क्रॉस हो गया होगा और प्लान के अनुसार उन्हें एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए लेफ्ट की ओर मुड़ना था। लेकिन फ्लाइट 19 गलत टापू से क्रॉस होके लेफ्ट की ओर मुड़ गया, जिसकी वजह से सभी प्लेन्स समुद्र के और अंदर इंटर करता गया जब तक कि फ्यूल खत्म ना हो गया। कंट्रोलर प्लेन से लगातार संपर्क बनाए हुए थे। वो बार बार IFF सिस्टम के बारे में ये पूछ रहा था कि वो ट्रांसमीटर ऑन है या नहीं। पर ये IFF सिस्टम होता क्या है दोस्तों? IFF यानी कि आइडेंटिफिकेशन फ्रेंडली और फोई। ये सिस्टम बेसिकली एक ट्रांसपोंडर होता है जो कि मिलिट्री प्लेन्स में लगा होता है। ये ट्रांसपोंडर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है ताकि दुश्मन का फाइटर प्लेन ट्रांसपोंडर के कोड को ना जान सके। अब इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। सपोज 5 फाइटर प्लेन्स किसी मिशन में निकलते हैं। नाउ यहाँ पर एक दुश्मन का प्लेन जो कि सेम टू सेम उन्हीं 5 प्लेन्स के जैसे दिखाई दे रहा है, वो इनके बीच में आके शामिल हो जाता है।
अब क्योंकि सभी प्लेन्स एक जैसा है, इसीलिए ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा दुश्मन का प्लेन है और कौन दोस्त का प्लेन है। ऐसे कंडीशन में दुश्मन पर अटैक करना काफी मुश्किल हो सकता है और इसी प्रॉब्लम का समाधान करता है IFF सिस्टम। ये सिस्टम अननोन प्लेन से इंटेरोगेट करके ये पता लगा लेता है कि इस प्लेन का फ्रीक्वेंसी अननोन है। यहाँ पर सारे प्लेन्स सेम फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड होता है और जब दुश्मन का प्लेन सामने आता है तो ये IFF सिस्टम अननोन प्लेन से इंटेरोगेट करके ये पता लगा लेता है कि ये प्लेन हमारे फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड नहीं है, यानी कि ये दुश्मन का प्लेन है। प्लेन के इस रडार में उस अननोन प्लेन को रेड कलर से इंडिकेट करेगा और बाकी के प्लेन्स को येलो कलर से इंडिकेट करेगा और इस तरह से दुश्मन के प्लेन का पता लगा लिया जाता है। अब यहाँ पर दुश्मन का प्लेन चालाकी कर सकता है, वो प्लेन में ट्रांसपोंडर का यूज ही नहीं करेगा, जिससे कि वो रडार में रेड के बजाय येलो कलर का शो करेगा और इस तरह से वो बच सकता है। खैर ये काफी बड़ा टॉपिक है तो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। एयरबेस का कंट्रोलर बार बार पूछ रहा था IFF सिस्टम के बारे में। अगर कंट्रोलर और फ्लाइट 19 सेम फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड होते तो शायद फ्लाइट 19 का लोकेशन का पता चल पाता, पर अफसोस कंट्रोलर को इग्नोर कर दिया गया और फ्लाइट 19 हमेशा हमेशा के लिए खो गया। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि फ्लाइट 19 का कंपास खराब नहीं हुआ था, दरअसल वो गलत आइलैंड में जाकर कंपास को चेक कर रहे थे और ये कंपास उनके प्लान के अनुसार मैच नहीं खा रहा था। यहाँ पर उन्होंने नोटिस किया कि ये आइलैंड हमारे लेफ्ट की ओर होना चाहिए था, लेकिन ये हमारे सीध में क्यों है। इतना सब होने के बावजूद भी वो यही समझ रहे थे कि वो इस आइलैंड में है, जबकि वो दूसरे आइलैंड में पहुंच चुके थे और इसीलिए उन्हें लगा कि ये कंपास काम नहीं कर रहा। हालांकि एक थ्योरी और भी है। कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि बरमूडा की मिट्टी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाया जाता है जो कि कंपास को डिफ्लेक्ट कर देता है और कंपास अपना काम करना बंद कर देता है। दोस्तों फ्लाइट 19 के साथ क्या हुआ था इस बारे में कुछ भी पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता और शायद हमें कभी भी फ्लाइट 19 के बारे में पता नहीं चल पाएगा। लेकिन आज 80 साल बाद हम टेक्निकली इतने एडवांस हो चुके हैं कि प्लेन्स में कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो आसानी से इसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इवन आज के दौर में बरमूडा ट्रायंगल से होकर सैकड़ों प्लेन्स फ्लाई करते हैं, इवन सैकड़ों शिप्स भी बिना किसी परेशानी के। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।